नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। हमने अब तक पेनिसिलियम का क्लासिफिकेशन और उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व के बारे में अध्ययन किया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उसकी कायिक संरचना व उसके जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पेनिसिलियम की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करें, कायिक संरचना की बात करें, तो इसका जो माइसीलियम है, जो इसका कवक जाल है, वो वेल डेवलप्ड है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है, बहुशाखित है। इसके अंदर ये जो है पट युक्त है और इसके पट में सिर्फ एक सिंगल छिद्र, एक ही पोर देखने को मिलता है। इसकी कोशिकाएं एक मतलब यूनिन्यूक्लिएट, एक केंद्र की से बहुकेंद्रिक मल्टी न्यूक्लिएट हो सकती हैं। इसका जो हाइफी है, कवक तंतु है, वो हेलाइन होता है, मतलब कलरलेस होता है, पर रिप्रोडक्टिव अवस्था में ये पिगमेंट ले लेता है और इसी के कारण इसका नाम क्या है, ब्लू ग्रीन फंगस है, नील हरित कवक है। अब इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं और सबसे पहले आप देखिए ये जो संरचना है, ये संरचना है इसके कोनिडियोफोर की, जिस पे कोनिडिया लगे हुए हैं, और इस संरचना के कारण ही इसे क्या कहते हैं, आर्टिस्ट ब्रश या कलाकार की कूंची कहते हैं। इस चित्र पे हम फिर से आएंगे। देखिए ये बहुशाखित वेल डेवलप्ड, इसका जो ए डायग्राम है ना, बहुशाखित वेल डेवलप्ड सेप्टेट माइसीलियम है इसका। हाँ, अब हम करते हैं इसके डेवलपमेंट ऑफ कोनिडिया की बात। कोनिडिया कैसे डेवलप होता है, देखिए स्टेरिगमेटा जो फाइलेट है, जो बॉटल नुमा संरचनाएं यहाँ पर मौजूद होती हैं, उनकी जो टिप है वो फूल कर मोटी हो जाती है। फूलती कैसे है, वो ऊपर टिप पर साइटोप्लाज्म में इकट्ठा हो जाता है सेल ऑर्गेनेलीज और फूड रिजर्व फूड मटेरियल के साथ, वो सारा ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है, ऊपर एकत्र हो जाता है और उसकी वजह से स्टेरिगमेटा की जो टिप है वो कैसी हो जाती है, फूली हुई दिखाई देती है, स्वेल हो जाती है। न्यूक्लियस जो मौजूद है स्टेरिगमेटा या फाइलेट या तुम्बिका में, वो डिवाइड करेगा और डिवाइड करके एक जो केंद्रक है वो कहाँ चला जाएगा, उस स्वोलन टिप में चला जाएगा। जैसे ही वो ऊपर जाएगा वैसे ही पट बन जाएगा और जैसे ही सेप्टम बनेगा तो जो कोनिडिया है वो कोनिडियोफोर से अलग हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर यूनिन्यूक्लिएट, एक केंद्र की कोनिडिया बन जाता है। इसी प्रकार से ये प्रोसीजर बार बार रिपीट होता जाएगा और रिपीटिशन के साथ क्या होगा कि टिप के ऊपर तो ओल्डेस्ट होगा और जो यंगेस्ट होगा, जो सबसे बाद में बनेगा, वो कहाँ होगा, चेन की बेस पे, या ये कहें स्टेरिगमेटा या कोनिडियोफोर की टिप पर मौजूद होगा। तो इस तरीके से जो कोनिडिया का अरेंजमेंट होता है उसे हम कहते हैं बेसिपिटल चेन, तलाभिसारी क्रम। हम जर्मिनेशन की बात करने से पहले यहाँ जो कोनिडियोफोर बनता है उसकी बात कर लेते हैं। ये जो कोनिडियोफोर है ये बार बार डिवाइड होता जाता है, तो इसलिए इस कोनिडियोफोर के ऊपर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कोनिडियोफोर देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक शाखाएं यहाँ पर बनती हैं। ये जो प्राथमिक शाखा है उसको हम क्या कहते हैं, र्यूमस। फिर उसके बाद बनती है मेट्यूली। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जितने भी और ज़्यादा डिवीजन होंगे उन सबको हम क्या कहेंगे, मेट्यूली कहेंगे। इन मेट्यूली की टिप पर क्या बनते हैं, फाइलेट्स या स्टेरिगमेटा या तुम्बिकाएँ। ये क्या है, बोतल नुमा संरचनाएं, बॉटल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो तुम्बिकाएँ हैं इनके ऊपर क्या बनेंगे, कोनिडियोफोर बनेंगे। तो ये कोनिडियोफोर क्योंकि बहुशाखित है, ये प्राइमरी र्यूमस, सेकेंडरी और टर्शरी मेट्यूले में डिवाइडेड है। इसके ऊपर बॉटल नुमा स्ट्रक्चर स्टेरिगमेटा, फाइलेट्स या जो हिंदी में जिसे कहते हैं तुम्बिका बनी हुई होती है और इसकी वजह से ये कैसी दिखाई देती है, हमें कलाकार की कूंची या आर्टिस्ट ब्रश की तरह दिखाई देती है। अब हमने बात की थी कि ये कोनिडिया आखिर तलाभिसारी क्रम में बने कैसे। बड़ा सिंपल है, टिप के ऊपर
साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेज, रिजर्व फूड मटेरियल एकत्र होता है। उसके बाद फाइलेट या स्टेरिगमेटा के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। एक न्यूक्लियाई तो वहीं फाइलेट्स में रह जाएगा और दूसरा न्यूक्लियाई सोलन टिप में चला जाएगा। टिप पे जाते ही सेप्टम बन जाएगा, पट बन जाएगा और एक गोल कोनिडिया बन जाएगा जो कैसा होगा, एक केंद्र की, यूनिन्यूक्लिएट होगा। अब इसकी जर्मिनेशन की बात करते हैं। तो कोनिडिया कैसा है, ओवल, ग्लोबोज, पायरिफॉर्म, इलेप्टिकल और एक केंद्र की, गोल, अंडाकार, दीर्घ वृत्ताकार हो सकता है और कैसा होगा, यूनिन्यूक्लिएट, एक केंद्र की होगा। इसका जो रंग है वो नीला, हरा, येलो या काचाब हेलाइन हो सकता है। बताया था आपको ब्लू ग्रीन जो कवक है वो किसकी वजह से नाम है, इसमें जो कोनिडिया बनते हैं उनके कलर्स की वजह से इसका नाम है। इनका जो डिस्पर्जन है वो किसके द्वारा होता है, प्रकीर्णन किसके द्वारा होगा, हवा के द्वारा। जब हवा के द्वारा ये डिस्पर्स होकर किसी सुटेबल सबस्ट्रेटम पे पहुंचेगा, अनुकूल परिस्थितियां जब इसको मिलेंगी, उचित माध्यम पे पहुंचेगा, तब ये क्या करेगा, जल का अवशोषण करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा और वाटर एब्जॉर्ब करने से इसकी जो आउटर वॉल है, भित्ति है, वो क्या होगी, फट जाएगी। जब आउटर वॉल फट जाएगी तो जो एंटाइन है, अंतःचोल है, वहाँ से क्या बनेगी, एक जनन नलिका, जर्म ट्यूब बनेगी। ये जो जर्म ट्यूब है इसके बनने में क्या होगा, रिपीटेटिव न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, बार बार न्यूक्लियस डिवाइड होगा, माइटोसिस होगा उसमें, और ये जो जर्म ट्यूब है वो क्या करेगी, कंप्लीट न्यू माइसीलियम या नए कवक जाल को जन्म देगी। तो ये इसका क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ दो बातें हमें याद रखनी है कि ब्लू ग्रीन फंगस और आर्टिस्ट ब्रश, ये दोनों जो इसके कॉमन नाम हैं वो इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से इसको दिए गए हैं। अब बात करते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की या लैंगिक जनन की। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पर डीजेनरेशन ऑफ सेक्सुअलिटी या लैंगिकता का ह्रास देखने को मिलता है। लैंगिकता के ह्रास से हमारा तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर एस्कोगोनियम और एंथ्रीडियम तो बन रहे हैं, पुंधानी और एस्कोगोनियम तो बन रहे हैं, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन रहे हैं, परंतु उसके बावजूद भी जो प्रोडक्ट बना है उसके अंदर वेरिएशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये अब आप देखिए। बड़ा ही सरल है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले एस्कोगोनियम का विकास देखें तो क्या होगा, जो माइसीलियम है उसकी किसी भी कोशिका से एक इरेक्ट यूनिसेल्यूलर ब्रांच निकलेगी, ठीक है, एक उधर्व एक कोशिकीय शाखा बनेगी। ये जो एक कोशिकीय शाखा है वो किसकी तरह एक्ट करेगी, इसके अंदर एक ही केंद्रक होगा और वो किसकी तरह एक्ट करेगी, यंग एस्कोगोनियम की तरह। अब ये जो एक केंद्रक है उसमें क्या होंगे, रिपीटेटिव माइटोटिक डिवीजन, बारंबार इसमें क्या होंगे, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के कारण यहाँ पर 32 से 64 केंद्रक बन जाएंगे, 32 से 64 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। अब ये 32 to 64 न्यूक्लियाई वाला जो मुग्धरा का संरचना है उसको हम क्या कहते हैं, मैच्योर एस्कोगोनियम कहते हैं। ये जो एस्कोगोनियम जहाँ पर डेवलप होता है उसी के पास से एक शाखा और निकलती है, एक और ब्रांच निकलती है और इस ब्रांच को हम कहते हैं एंथ्रीडियल ब्रांच। ये जो एंथ्रीडियल ब्रांच है वो क्या करेगी, एस्कोगोनियम के चारों तरफ लिपट जाती है, कॉइलिंग कर लेती है, घेरा बना लेती है, और घेरा बनाते बनाते ऊपर जाकर और जो शीर्ष है वहाँ पर इसमें एक पट बनता है, सेप्टा बनता है, और जो ये अब सेप्टा बनेगा जिसके अंदर सिर्फ एक ही केंद्रक है, ओनली वन न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट, यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन है, इसको हम कहते हैं पुंधानी या एंथ्रीडियम, ठीक है। अब जो पुंधानी है वो बन गई है और जो एस्कोगोनियम है वो भी बन गया है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होगा कि उभयनिष्ठ भित्ति जो है जहाँ पर एस्कोगोनियम और एंथ्रीडियम टच हो रहे हैं वहाँ पर उसकी वॉल जो भित्ति है वो क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। डिज़ोल्व होने से क्या होना चाहिए कि मेल जो न्यूक्लियाई है वो फीमेल एस्कोगोनियम के अंदर एंटर कर जाएगा। परंतु
ऐसा होने के साथ ही मेल न्यूक्लियाई जो है वो क्या हो गया, डीजनरेट हो गया। वो क्या हो जाता है यहाँ पर, डीजनरेट हो जाता है। तो मेल न्यूक्लियाई तो डीजनरेट हो गया और अब सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म जो है वो मेल और फीमेल का एक दूसरे के साथ मिक्स हुआ है। अब मुझे बताइए, जब मेल न्यूक्लियाई और फीमेल न्यूक्लियाई के बीच में फ्यूजन ही नहीं होगा तो जाइगोटिक अवस्था कैसे आएगी और चेंज या वेरिएशन कैसे आएगा। तो यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन पॉइंट है वो सफल ही नहीं हो पा रहा। इस वजह से हम क्या कहते हैं, यहाँ पर लैंगिकता का ह्रास देखने को मिलता है, डीजनरेशन ऑफ सेक्सुअलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, ये पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया। लेकिन अब आगे क्या होगा वो बात करते हैं। मेल न्यूक्लियाई तो डीजनरेट हो गया, परंतु जैसे ही ये प्रोसीजर फर्टिलाइजेशन का कंप्लीट होगा वैसे ही एस्कोगोनियम के अंदर जो 32 या 64 न्यूक्लियाई मौजूद हैं वो एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर लेंगे। मतलब कि अब जो दोनों केंद्रक हैं वो दोनों के दोनों किसके हैं, फीमेल के ही हैं। ठीक है, तो ये दोनों केंद्रक आपस में पेयरिंग कर लेंगे और बाय न्यूक्लिएट या डाई कैरियोटिक अवस्था हमारे को देखने को मिलेगी। और हर एक जो बाय न्यूक्लिएट पेयर है उसके बीच में सेप्टा बन जाएंगे, पट बन जाएंगे। तो अब एस्कोगोनियम के अंदर 16 या 32 क्या बनेंगी, कोशिकाएं बन जाएंगी। क्योंकि देखो हर एक बाय न्यूक्लिएट के बाद एक पट बन गया। तो अगर 32 न्यूक्लियस थे तो 16 पेयर्स बनेंगे, मतलब 16 कोशिकाएं बन जाएंगी। और अगर 64 न्यूक्लियस थे, 64 न्यूक्लियाई थे, तो इस कंडीशन में 32 सेल्स बन जाएंगी। जैसे ये संरचना बन गई है तो उसके बाद क्या होगा कि इसके अंदर कुछ जगह से कुछ बायोन्यूक्लिएट कोशिकाओं में से एस्कोजीनस हाइफी बनेगी। एस्कोजीनस हाइफी बनेगी तो फिर क्या होगा, एस्कोजीनस हाइफी में कैसी कंडीशन है, डाइकैरियोटिक। उसकी जो टिप है वो क्या बनेगी, हुक लाइक। क्रोजियर बनेगा। क्रोजियर बनते ही एक अल्टीमेट, एक बेसल और एक पेनल्टीमेट उपांतिम कोशिका बनेगी। जो उपांतिम कोशिका है वो किसकी तरह एक्ट करेगी, एस्कस मदर सेल, एस्कस मातृ कोशिका की तरह एक्ट करेगी। एस्कस मातृ कोशिका में कैरियोगैमी या केंद्रक संलयन होगा और डिप्लॉयड अवस्था आएगी। डिप्लॉयड स्टेज आते ही यहाँ पर क्या होगा, डिप्लॉयड स्टेज आते ही मियोसिस होगा। और मियोसिस होगा उसके बाद एक माइटोसिस होगा। तो टोटल कितने, 8 एस्कोस्पोर्स बन जाएंगे। पर ये सारे के सारे स्पोर्स जो हैं वो एक ही प्रकार के होंगे। ठीक है, देखिए इस चित्र के माध्यम से देखिए, ये फीमेल ब्रांच थी, ये फीमेल ब्रांच जो यंग एस्कोगोनियम। अब जब ये डेवलप हुआ उसके साथ में पास में सी डायग्राम में देखिए एक मेल ब्रांच बनने लगी। वो कॉइल हो गई, डी में देखिए कॉइल हो गई है, ई में कम्प्लीटली कॉइल होकर और ऊपर की तरफ क्या बन गया, एंथ्रीडियम बन गया है। एंथ्रीडियम और इसकी वॉल जैसे फ्यूज़ होकर हटी तो एफ में आप देखिए पेयरिंग होकर सेप्टा बन गए बीच में, तो सेल्स बन गई हैं। और सेल्स बनने के बाद इसमें से एस्कोजीनस हाइफी बनेगी। और बाकी प्रोसीजर जो आपने इनिशियली क्रोजियर फॉर्मेशन या डेवलपमेंट ऑफ एस्कस आपको समझाया था वहाँ पर देखा था। और उसके साथ ही क्या बन गए, एस्कोस्पोर्स बन गए। अब जो ये आप जी डायग्राम देख रहे हैं वो है क्लेस्टोथीशियम या फलनकाय फ्रूटिंग बॉडी। यहाँ पर जो एस्कोकार्प बनता है, जो फलनकाय बनता है वो किस प्रकार का बनता है, क्लेस्टोथीशियम। अब ये क्लेस्टोथीशियम क्या है, पहले इसके बारे में पढ़ें और फिर वापस हम इस चित्र पर आएंगे। क्लेस्टोथीशियम पेरिडियम से घिरी हुई एक संरचना है। अब पेरिडियम क्या है, पेरिडियम मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो स्टेराइल हाइफी से बनती है। ठीक है, क्या है वो, एक बहुस्तरीय आवरण है जो अनेक बंध्य तंतुओं से विकसित होता है। और एस्कोगोनियम और एस्कोजीनस हाइफी, एस्कोगोनियम व एस्कोजन कवक तंतुओं के चारों तरफ से उसे घेर लेता है। तो ये पेरिडियम के अंदर क्या क्या मौजूद है, एस्कोगोनियम, एंथ्रीडियम मतलब कि पुंधानी, एस्कोजीनस हाइफी यानी एस्कोजीनस कवक तंतु, और एस्कोजीनस कवक तंतुओं के ऊपर एस्कस या सैक
या एस्काई मौजूद होते हैं। यह जो एस्कोकार्प के अंदर जो एस्कस हैं या जो सैक नुमा संरचनाएं बन रही हैं वो कैसी हैं? इर्रेगुलरली स्कैटर्ड, है ना, बिखरी हुई मौजूद हैं, उनका कोई भी स्पेसिफिक क्रम नहीं है। ये बात जो है ये आपने पहले कैरेक्टर्स में पढ़ ली है, ठीक है। ये बन गया आपका क्लैस्ट्रोथीशियम। देखें, ये क्लैस्ट्रोथीशियम है जिसके बाहर की तरफ आवरण है मल्टी लेयर्ड, बहुस्तरीय, ठीक है। और इसके अंदर क्या है? देखो, एस्कस हैं, एस्कोजीनस हाइफी हैं और फ्री फ्लोटिंग एस्कोस्पोर्स हैं। अब ऐसे ही क्लैस्ट्रोथीशियम के अंदर एस्कोस्पोर्स बन जाएंगे तो वो मैच्योर क्लैस्ट्रोथीशियम बन जाएगा। और मैच्योर क्लैस्ट्रोथीशियम के अंदर एस्कोस्पोर्स उसके अंदर मौजूद न्यूट्रिटिव फ्लूइड के अंदर फ्रीली मूव करते रहेंगे। जब पेरिडियम का डिके हो जाएगा, जब पेरिडियम या जो बाहरी आवरण है वो डीजनरेट होगा, ऐसी अवस्था में जो एस्कोस्पोर हैं वो बाहर निकल जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे और वो क्या करेंगे? भित्ति के गलने से मुक्त होकर अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित हो जाएंगे, है ना, जर्मिनेट होंगे सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर। तो यह जो है ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलियम। धन्यवाद।